हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया लेसन जिसका नाम है द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, आधुनिक काल। ये लेसन 2 है बच्चों, क्लास 8 का सोशल हिस्ट्री है बच्चों, ये इतिहास का है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे आप लोग राइट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये है आपका वो बचा हुआ वर्ड मीनिंग जिसे आप लोग राइट कर लें और फिर हम लोग अपना ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग राइट कर चुके होंगे, मैं इसे क्लिक करता हूं और फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने लेसन की ओर। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेसन जिसका नाम है द मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। देखिए बच्चों, इसमें मैं आप लोग को पॉइंट वाइज समझाऊंगा। मतलब बच्चों मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा और उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना सबसे पहला पॉइंट, वो है न्यू टाइप्स ऑफ रूलर्स। हेडिंग है बच्चों न्यू टाइप्स ऑफ रूलर। न्यू टाइप्स ऑफ रूलर्स। ठीक है बच्चों, नए प्रकार के शासन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नए प्रकार के शासक, न्यू टाइप्स ऑफ रूलर के बारे में। बच्चों 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे आसपास कई ऐतिहासिक विकास हुए जो कि समय की धारणाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब 18वीं शताब्दी के स्टार्ट में बच्चों बहुत सारे ऐसे शुरुआत जब हुई बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बहुत सारे ऐसे जो विकास हुए बच्चों जो कि समय की धारणाओं को मतलब बताते हैं, उनके बारे में उल्लेख करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये बदलाव नए प्रकार के शासकों के साथ आए जो पूरी तरह से अलग थे पहले के शासकों के मुताबिक। मतलब बच्चों जब 18वीं सेंचुरी के शुरुआत हुआ बच्चों, तो अलग अलग तरह के विकास हुए। ये विकास जो है बच्चों वो क्यों हुए मैं बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग तरह के शासक जो थे बच्चों वो आए शासन करने के लिए। ठीक है, और वो लोग ने अपने हिसाब से अपने तरीके से अलग अलग तरह के विकास किए बच्चों। ठीक है, अलग अलग तरह के विकास किए जो कि पहले के मुताबिक अलग थे। ठीक है, मतलब कि जो पहले के विकास थे बच्चों उनके मुताबिक जो बाद में जो शासक लोग आए उन्होंने जो विकास किया वो पहले के विकास के मुताबिक अलग था। ठीक है, यही था हम लोग बच्चों ये न्यू टाइप्स ऑफ रूलर, मतलब नए प्रकार के शासक आए और किस तरह अलग अलग तरह के विकास किए। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम लोग आए बच्चों, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। तो हेडिंग है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। ठीक है, तिथियों का महत्व। तिथियों का महत्व। ठीक है बच्चों, तिथियों का महत्व मैं बता दूं बच्चों कि तिथियों का महत्व क्यों है। क्योंकि देखिए बच्चों डेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम लोग डेट का उपयोग करके, मतलब जो तिथि होता है बच्चों उसको उपयोग करके हम लोग बच्चों जो घटनाएं होती हैं कि जैसे 18वीं सदी में कोई घटना हुई
1862 में कोई घटना हुई बच्चों, ठीक है, फिर 1872 में कोई घटना हुई। तो अगर आप लोग से कोई कहे कि इन घटनाओं को क्रम वाइज में, मतलब एक एक करके क्रम में, मतलब एक सिस्टम में सजाइए, ठीक है, तो आप कैसे सजाएंगे बच्चों? तो आपको सजाने के लिए बच्चों डेट वाइज आपको सजाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेट आपको देना पड़ेगा, फिर सेकंड डेट, मतलब पहला घटना जिस डेट में हुआ वो आप लोग को बताना पड़ेगा, फिर दूसरा घटना जिस डेट में हुआ वो आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों डेट का उपयोग करके अलग अलग धीरे धीरे करके आप क्रम वाइज में जो घटनाएं इतिहास में घट चुकी हैं उन घटनाओं के बारे में आप लाइन वाइज, ठीक है, उसको ऑर्डर में सजा सकते हैं। किसका उपयोग करके बच्चों? डेट का उपयोग करके। देखिए बच्चों, डेट जो है वो बहुत ही महत्वहीन है बच्चों, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग से कोई घटना के बारे में पूछ दे कि ये घटना कब हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा ये घटना इस ईस्वी को, इस डेट को हुई थी, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, तिथि इतिहास की घटनाओं को घटना के क्रम में व्यवस्थित करती है। यह समय सीमा के भीतर विकास का पता लगाने में मदद करता है। मतलब बच्चों किस समय में कौन सी घटना हुई थी, ठीक है, इतना समय, इस समय में ये घटना हुई थी, ये सब कैसे पता चलता है बच्चों? डेट के मुताबिक ही पता चलता है, ठीक है। कुछ तिथियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण घटनाओं या परिवर्तनों को चिन्हित करते हैं। कई अलग अलग ऐसी तिथियां हैं बच्चों जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि अलग अलग तरह की तिथियों को, ठीक है, बताती हैं, दर्शाती हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इतना कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग समझ चुके हैं कि जो डेट है बच्चों, जो तिथियां हैं, इनका महत्व इतना क्यों है? क्योंकि बच्चों ये बहुत महत्वहीन है, क्योंकि आप लोग को अगर किसी घटना के बारे में बतानी होती है तो आप डेट का ही उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ ऐसे तिथियां हैं बच्चों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन तिथियों का मैं के बारे में बताता हूं बच्चों। जैसे 1526, यानी बच्चों 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बच्चों। जो फर्स्ट पानीपत का जो लड़ाई हुआ था बच्चों, वो यहीं पे हुआ था, इसी डेट में हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इसे आप लोग याद कर लें। जिसने सल्तनत काल को, जो सल्तनत की जो काल थी बच्चों, जो उनका जो युग था उसे समाप्त कर दिया, और उसके बाद आ गया बच्चों मुगल शासक, ठीक है, मुगलों का शासक। इसके बाद आ गया बच्चों पानीपत की लड़ाई के बाद, ठीक है। तो ये जो 1526 जो डेट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। इसका नाम है पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री इन मॉडर्न टर्म्स। हेडिंग है बच्चों पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री इन मॉडर्न टर्म्स। मॉडर्न टर्म्स, ठीक है। इसका हिंदी में बच्चों आधुनिक नियमों में इतिहास में निष्पादन, ठीक है। आधुनिक नियमों में इतिहास में बच्चों, ठीक है, निष्पादन, ठीक है। आधुनिक नियमों में इतिहास में निष्पादन, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या बताया गया बच्चों? इसमें बताया गया है बच्चों कि मानव मन में हर नया विकास या तो समाज के में विशिष्ट परिवर्तनों के द्वारा होता है या फिर बनाया जाता है। परिवर्तनों को विभिन्न अवधियों में चित्रित किया गया है।
मतलब बच्चों जो विकास होती है बच्चों अलग अलग तरह की, वो या तो परिवर्तन से होती है बच्चों, ठीक है, मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों से होती है, या फिर कुछ बनाया जाता है बच्चों जिससे विकास किया जाता है, ठीक है। इन विकासों को बच्चों बांटा गया है, चित्रित किया गया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। यही है बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री इन मॉडर्न टर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का फोर्थ बच्चों वो है जेम्स मिल्स व्यू। जेम्स मिल व्यू जेम्स मिल का विचार। मिल का विचार, ठीक है। जेम्स मिल का क्या विचार था बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों जेम्स मिल एक राजनीतिक, जेम्स मिल जो थे बच्चों वो एक राजनीतिक दार्शनिक थे बच्चों, ठीक है। उनकी एक अपनी पुस्तक थी, ठीक है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक बनाई थी, उस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको कि उन्होंने 1871 में भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में प्रकाशित किया, ठीक है। 1871 में बच्चों 3 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया हुआ बच्चों, वो भाषा थी हिंदू, मुस्लिम और, ठीक है, ब्रिटिश में। उसके बाद बच्चों उनके अनुसार भारत में अंग्रेज के आगमन से पहले भारतीयों पर हिंदू और मुस्लिम शासकों का शासन था। किनके अनुसार बच्चों, इनके अनुसार जेम्स मिल्स के अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार बच्चों भारत में अंग्रेजों से पहले हिंदू और मुस्लिमों का शासन चलता था। उसके बाद बच्चों शासन चलता था, ठीक है। उसके बाद भारतीयों ब्रिटिश शासक मिल के अनुसार यूरोपीय शिष्टाचार पेश करके भारतीय परिदृश्य को बदलने की कोशिश की। मतलब यूरोपीय सरकार ने बच्चों भारतीय की जो परिदृश्य थी बच्चों, उसको मतलब उसकी जो जमीन थी बच्चों, उनका जो दृश्य था, चारों तरफ का जो वातावरण था, ठीक है, उनका जो बनावट था, घर था, ये सब था, ठीक है, उन सबको बदलने की कोशिश की। किसने बच्चों, ब्रिटिश शासक ने, ठीक है। किनके अनुसार ये कहा गया बच्चों, ये जेम्स मिल के अनुसार कहा गया है कि जो ब्रिटिश शासक थी उन्होंने भारत के परिदृश्य को बदलने की कोशिश की, ठीक है। कला संस्थानों और कानूनों को मैंने बताया बच्चों, परिदृश्य का मतलब होता है कलाओं को बदलने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कानूनों को बदलने की कोशिश की, और फिर संस्थानों को, जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया घर, ठीक है, घर नहीं, अलग अलग जो संस्थान होते बच्चों, ठीक है, उन संस्थानों को ब्रिटिश शासक ने बदलने की कोशिश की। ये सब कहा गया है किनके अनुसार बच्चों, जेम्स मिल के अनुसार, ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत पर विजय प्राप्त करना चाहिए ताकि भारतीय लोगों को आत्मज्ञान मिले। जेम्स मिल ने बच्चों सुझाव दिया कि जो अंग्रेज है बच्चों उनको भारत पर शासन करना चाहिए ताकि भारत के लोगों को, भारतवासियों को आत्मज्ञान मिले, ठीक है, आत्मज्ञान मिले। ये किनके द्वारा कहा गया था बच्चों, जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। जेम्स मिल चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत आए, भारत का शासन करें, और ताकि यहाँ के जो भारतवासी हैं उनको आत्मज्ञान मिले। उसके बाद बच्चों हम लोग का जो 5th पॉइंट है बच्चों, उसे आप नोट करें, जिसका नाम है डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस। डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्टोरियन, डिफरेंट व्यूज ऑफ हिस्टोरियन, इतिहास के विभिन्न संस्करण, इतिहास के विभिन्न संस्करण।
इतिहास के विभिन्न संस्करण, इतिहास के विभिन्न संस्करण। तो आइए बच्चों हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इतिहास के विभिन्न संस्करण के ऊपर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, क्या क्या चीजें इनमें है बच्चों जो कि पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग बच्चों बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इतिहास के विभिन्न संस्करण के बारे में बच्चों, ठीक है। इसमें क्या था बच्चों, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले हिंदू काल, ठीक है। हिंदू काल जैसे कि जेम्स मिल द्वारा समझाया गया था, वह ऐसा काल नहीं था। मतलब जो हिंदू काल था बच्चों वो ऐसा नहीं था जैसा कि जेम्स मिल ने बताया, समझाया हम लोगों को, ठीक है। जिसमें देश में हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पालन किया गया था। मतलब बच्चों जो हिंदू काल के बच्चों उसमें सिर्फ हिंदू धर्म का ही पालन नहीं किया गया था, उनमें अलग अलग धर्म का भी पालन किया था। उन धर्मों के नाम है बच्चों, उनके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों मुगलों के आने के कई साल पहले बच्चों इस्लाम भारत आया। इस्लाम जो था बच्चों वो भारत आया, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं थी, ठीक है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म और क्या था बच्चों, जैन धर्म, ठीक है। अलग अलग तरह की मान्यताएं थी। ये सब आया भारत में किसके पहले बच्चों, मुगलों के आने के पहले। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ बड़े विकास देखे। मतलब भारत में बच्चों बड़े बड़े तरह की, ठीक है, बड़े बड़े तरह की विज्ञान की और प्रौद्योगिकी की यहाँ आविष्कार हुए बच्चों। अलग अलग तरह की यहाँ आविष्कार हुए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है बच्चों, ठीक है, वो उसकी खोज जो बच्चों किसने की है, भारत में नहीं की है, भारत के ही लोगों ने किया है। 0 से 9 तक के अंक का खोज, ये सब बहुत बड़े बड़े खोजों में आते हैं बच्चों, ठीक है। प्राचीन काल में और इस प्रणाली का उपयोग सब आधुनिक समय में पूरी दुनिया में किया जा रहा है, ठीक है। प्राचीन काल में बच्चों और अभी भी 0 से लेकर जो 9 तक के अंक है बच्चों, उन अंकों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ भी प्राचीन काल में भी किया करते थे बच्चों, और अभी के काल में भी बड़े विदेश के लोग जो होते बच्चों वो भी इन्हीं वर्ड का, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है। भारत में कई आधुनिक शहर व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे, और सिंधु घाटी के कुछ शहर जैसे लोथल और कालीबंगन, ठीक है, कई आधुनिक शहरों की तुलना में बहुत विकसित थे। मतलब बच्चों भारत में कई अलग अलग तरह के शहर भी थे। कई शहर थे बच्चों जो कि बहुत विकसित थे। कई शहरों के मुताबिक अगर आप किसी दूसरे शहरों की बात करें तो कुछ ऐसे शहर भी थे बच्चों भारत में जो कि बहुत विकसित थे। वहाँ बहुत तरह के स्रोत पाए जाते थे बच्चों, बहुत तरह की उनकी खनिज थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें व्यापार के लिए उन शहरों का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उन शहरों में बहुत सारे उपयोगी चीजें थी बच्चों। तो उन शहरों के नाम बताता हूँ बच्चों। उन शहरों के नाम है लोथल, ठीक है, और सेकंड है बच्चों कालीबगंज और लोथल ऐसे शहर है बच्चों जो भारत में हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे बच्चों। इनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था इन शहरों का, ठीक है। उसके बाद अंत में भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में बांट दिया, ठीक है। भारतीय इतिहासकारों ने बच्चों भारत के काल को 3 काल में बांट दिया। उन तीनों काल के नाम आप लोग जानते होंगे बच्चों, मैं फिर से बताता हूँ। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है, में वर्गीकृत करने के लिए चुना। मतलब बच्चों भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन सा बच्चों? प्राचीन काल था, मध्यकालीन था और कौन था? आधुनिक। इन 3 खंडों में बांटा। किन्होंने इन्हें बांटा? इतिहासकारों ने। तो हम लोग अपने 5th पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले बच्चों मैं 3 जो काल के बारे में आपको बताया हूँ उनके बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट में हेडिंग लगाइए आधुनिक काल, आधुनिक नहीं बच्चों, प्राचीन काल,
प्राचीन काल। सेकंड है बच्चों मध्ययुगीन काल, ठीक है, मध्ययुगीन काल। मध्ययुगीन काल। और थर्ड है बच्चों, उसका नाम है बच्चों आधुनिक काल। आधुनिक काल। इन तीनों काल में बच्चों भारत के इतिहास को, काल को बांटा गया। इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग बच्चों कर लेते हैं। तो आइए फर्स्ट पे करते हैं प्राचीन काल को, ठीक है। प्राचीन काल में बच्चों पाषाण युग को, कांस्य युग को, ठीक है, मतलब ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज पीरियड को और लौह युग को बांटा, शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब प्राचीन काल में बच्चों तीन ठो काल आते हैं। उन तीनों काल के नाम बताता हूँ बच्चों। पाषाण युग, तीन ठो युग आते हैं बच्चों। उन तीनों युग के मैं नाम बताता हूँ। क्या है बच्चों? पाषाण युग, ठीक है, लौह युग और कांस्य युग, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों मध्ययुगीन। मध्ययुगीन में आप लोग बच्चों घबराइएगा नहीं। ये जो मैंने आपको मध्यकालीन बोला, ये मध्ययुगीन, तो दोनों एक ही बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मध्ययुगीन और मध्यकालीन दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए चलते हैं हम लोग मध्ययुगीन के काल के ऊपर। प्राचीन से मध्ययुगीन काल तक का संक्रमण कई इतिहासकारों के अनुसार भारत में तुर्क के का जन्म हुआ, ठीक है। मतलब बच्चों प्राचीन काल से लेकर के मध्ययुगीन काल तक बहुत सारे इतिहासकारों के मुताबिक, मतलब बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार बच्चों भारत में तुर्की, मतलब तुर्की कुल के लोग, ठीक है, तुर्की कुल के लोगों का आगमन हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ? भारत प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल के बीच में भारत में तुर्की के लोगों का जन्म हुआ, ठीक है। फिर हम आते हैं बच्चों आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल के ऊपर। तो आधुनिक काल में बच्चों 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के साथ मध्ययुगीन से आधुनिक काल तक का संक्रमण, ठीक है। अंग्रेजों 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के साथ मध्ययुगीन से आधुनिक काल तक का संक्रमण। मतलब बच्चों मध्ययुगीन से लेके आधुनिक काल तक में अंग्रेजों का संक्रमण हुआ बच्चों। अंग्रेज लोग यहाँ भारत आ चुके थे। भारत में दर्ज किया गया है। इसने समाज में बहुत बदलाव लाया। जो अंग्रेज लोग जो थे बच्चों वो यहाँ आए, वो बहुत ही बदलाव लाए बच्चों। आधुनिक काल की विशेषता औद्योगिकरण, शहरीकरण, उन्नति जैसी विशेषताएं हैं। मतलब बच्चों जब जो थे अंग्रेज लोग थे बच्चों, वो जब भारत आए बच्चों, किनके बीच में आए बच्चों? मध्ययुगीन और आधुनिक काल के बीच में आए बच्चों। इन्होंने औद्योगिकरण, ठीक है, शहरीकरण और उन्नति जैसी विशेषताएं हैं। मतलब बहुत सारे इन्होंने विकास किए बच्चों, ठीक है। मशीनीकरण, मतलब बहुत सारे मशीनों का भी आविष्कार किया बच्चों। और उन्होंने बच्चों बहुत सारे अलग अलग तरह के आविष्कार किए। फॉर एग्जाम्पल शहरीकरण भी किया बच्चों उन्होंने, सिविलाइजेशन, ठीक है, मतलब बहुत से शहर भी बनाए बच्चों और बहुत विकास किया इस भारत का, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस भारत को लूटा भी बच्चों, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता के लिए, मतलब उनको खुद को आसानी मिली, उन्होंने भारत का विकास किया। क्योंकि वो जानते थे ये भारत तो मेरा नहीं है, तो उन्होंने भारत का विकास किया। ना कि उन्होंने भारत का सोच करके किया था, उन्होंने अपना भारत समझ करके उनका विकास किया था, ठीक है। आज उन्हीं के बदौलत बच्चों हम लोग के पास ट्रेन है, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, किनके बदौलत है? उन अंग्रेजों के बदौलत है। हम लोग आते हैं बच्चों अपने 5th पॉइंट के ऊपर, 6th पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है कोलोनाइजेशन। बसाना। तो बच्चों जब एक शक्तिशाली देश, व्हाट इज कोलोनाइजेशन, मतलब बसाना किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले जान लेते हैं बच्चों। जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर, ठीक है, जब एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से देशों या अन्य देशों पर नियंत्रित करता है, तो इसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। कोलोनाइजेशन मतलब उपनिवेशवाद भी होता है बच्चों, ठीक है, उपनिवेश भी होता है और बसाना भी होता है, तो इसे हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जब कोई देश दूसरी देश पर
दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से उस पर कब्जा कर लेता है, उसको नियंत्रित करता है, तभी से हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। अब बच्चों आप बाद में अध्ययन करेंगे, मतलब आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे बक्सर और पलासी के युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक अधिशेष और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई थी। मतलब बच्चों बक्सर और पलासी के युद्ध के बारे में बच्चों आप लोग अपने हायर क्लास में, जब आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, मगर मैं आप लोग बता देता हूँ कि बक्सर और पलासी में युद्ध हुई, उन दोनों के बीच नहीं बच्चों अलग अलग तरह की युद्ध हुई, और युद्ध होने के बाद बच्चों बक्सर और पलासी तो लुटा ही गया, साथ में उसके बाद भारतवासी को भी लूटा गया। अंग्रेज लोग यहाँ आ गए बच्चों, ठीक है, अंग्रेज लोग यहाँ ब्रिटिश लोग बच्चों यहाँ आ गए, और ब्रिटिश लोग यहाँ आकर के अंग्रेजों को, हम लोग मतलब भारतवासियों को क्या बना दिया बच्चों, कॉलोनाइज कर दिया, मतलब हम लोग को उपनिवेशवाद कर दिया, ठीक है, मतलब हम लोगों पर शासन चलाने लगे। अब हम लोग आते हैं बच्चों अपने 7th पॉइंट, जिसका नाम है द कॉलोनियल रूल। ठीक बच्चों, आते हैं हम लोग अपने द कॉलोनियल रूल के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। 7th पॉइंट, द कॉलोनियल रूल। ठीक है बच्चों, द कॉलोनियल रूल स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉलोनियल रूल के ऊपर हम लोग बातें करेंगे बच्चों कि ये क्या होता है, ये यहाँ इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल रूल के ऊपर। तो आते हैं बच्चों औपनिवेशिक नियम, ठीक है, कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक नियम। इसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों, अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के जो अंग्रेज थे बच्चों, उन्होंने व्यापारिक कंपनी मतलब व्यापार के लिए कंपनी खोलने के लिए यहाँ भारत आए, और भारत आकर के बच्चों उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाया, और अपने जहाँ पे उन्होंने कंपनी को बनाए, उस कंपनी के अगल बगल के जो क्षेत्र थे बच्चों, उन क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, और करते करते सारे क्षेत्र को कब्जा करने लगे। और उन्होंने कच्ची, ठीक है, जो कच्ची सामग्री होती है बच्चों, कच्चे जो सोर्स होते हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग को जो सोर्स की, जो सामान की जरूरत पड़ती है, उन सामान को हम लोग कच्ची बोलते हैं, कच्ची सोर्स बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के लिए, कच्ची सामग्री के लिए जो अंग्रेज थे बच्चों, वो उन्होंने भारत को चुना। भारत से ही वो लोग बच्चों सामान को लाते थे और नए नए सामग्री बनाते थे और उन्हें बेचते थे, ठीक है बच्चों। उन्होंने अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को हथिया लिया, जैसे मैंने बताया अलग अलग क्षेत्रों को हथिया लिया। तो उन क्षेत्रों के नाम मैं बताता हूँ बच्चों, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ऐसे ऐसे शहरों को उन्होंने बच्चों मतलब कब्जा करते गए, धीरे करके उन्होंने सारा पे कब्जा कर लिया, ठीक है। भारत को बढ़ते उद्योग के लिए कच्चे माल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा गया। कच्चे माल के लिए मतलब जो कच्चा सामान के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया कि भारत को स्रोत के रूप में उपयोग करने लगे। यहीं से भारत से ही उन्होंने सामान उठाना, कच्चे सामान को उठाना शुरू कर लिया, और सामान को वो लोग फैक्ट्री में अपना बनाते थे, अपना मशीन में, जो उनका जो फैक्ट्री था वहाँ वो लोग अपना खाना बनाते थे। खाना नहीं बच्चों, सामान बनाते थे, कच्ची सामान से बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते थे और प्रोडक्ट्स को बेचते थे। अब हम आते हैं बच्चों अपने एक के पॉइंट के ऊपर, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ बच्चों। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 8 पॉइंट। हम लोग अपना 8 पॉइंट पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो हम लोग अपना 8 पॉइंट जिसका नाम है मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर मुगल
empire declines after। ठीक है, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। इस पॉइंट को जो मैं अच्छे से राइट कर देता हूं। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, मतलब बच्चों मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब बच्चों मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया उसके बाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 18वीं शताब्दी में मध्य तक महान मुगल साम्राज्य जो भारत के 18वीं शताब्दी में बच्चों क्या हुआ कि जो महान मुगल साम्राज्य जो कि भारत के कुछ हिस्सों को से बना हुआ था, ठीक है, वो ठीक ठाक चल रहा था बच्चों। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये हार गए, इनका पतन हो गया, मतलब ये लोग हार गए बच्चों। ठीक है, तो जब ये हार गए बच्चों तो ये जो साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य था बच्चों वो छोटे छोटे शहरों में, राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बट गया बच्चों। फिर क्या हुआ, जब ये छोटे छोटे राज्यों में बट गया बच्चों तो अंग्रेजों को आसानी हुई। उन्होंने क्या किया, इन छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने इस पूरे जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर दिया, यूरोपियों ने। ठीक है, सारी यूरोपीय व्यापारियों ने राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया और छोटे और कमजोर राज्यों की मदद से भारत पर कब्जा कर दिया। ठीक है, भारत के अधिकांश महाद्वीपों का प्रशासन संभाला, मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने सारा प्रशासन को संभाला, मतलब उन्होंने कब्जा में कर लिया बच्चों। किसने, यूरोपीय जो थे, यूरोपीय कौन थे बच्चों, यूरोपीय व्यापारियों ने, यूरोपीय व्यापारी मतलब यूरोप के व्यापारी। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका 8th पॉइंट। फिर 9th पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं बच्चों, इसमें बच्चों ब्रिटिश अधीनता। ठीक है, ब्रिटिश अधीनता। ठीक बच्चों, ब्रिटिश अधीनता पर बात करते हैं। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारत के लोगों की गरीबी की स्थिति आ गई। मतलब बच्चों इसमें पूछा कहा गया है ब्रिटिश अधीनता, मतलब ब्रिटिश ने कैसे धीरे धीरे करके राज्यों पर कब्जे कर लिए। ठीक है, तो बच्चों ब्रिटिश ने एक ऐसी नीति को अपनाई, एक ऐसी नीति का उपयोग किया जिससे क्या हुआ बच्चों, उन्होंने जो भारत के लोग थे उन लोगों को बहुत गरीब कर दिया बच्चों। भारत लोग के लोग बहुत गरीब हो गए। ठीक है, फिर बच्चों अपने 10th पॉइंट पे आते हैं जो कि है मैपिंग। ठीक है, मानचित्रण। बच्चों देखिए मानचित्रण का मैं समझाता हूँ बच्चों। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो बच्चों उन लोगों को मानचित्रण का बनाना बहुत ही उनको खल रही थी। ये जो कमी थी बच्चों, उनके पास मानचित्रण नहीं था, मतलब जो मैप होता है वो उनके पास नहीं था। इस बात की उनको लोगों को कमी लग रही थी, क्योंकि बच्चों जब मानचित्रण रहेगा तो वो अपने शहर, जिस कंट्री में, जिस देश में जाना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास नक्शा रहेगा, तो उस नक्शे से वो आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, अब उन्हें इस चीज की कमी हो रही थी कि हम लोगों के पास नक्शा नहीं है, तो उन्होंने नक्शा बनाने शुरू किए। धीरे धीरे करके बच्चों उन्होंने पूरे
देश का नक्शा, पूरे भारत का नक्शा बनाना शुरू कर दिया बच्चों। धीरे धीरे करके उन्होंने पेड़ों को, रिवर को, कौन सी नदी कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा जंगल कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, ये सब स्थित करने लगे बच्चों। मैप में, नक्शों में स्थित करके उन्होंने नक्शा बनाना शुरू कर दिया। यही था बच्चों मैप में। अब आते बच्चों अपने 11 पॉइंट के ऊपर, जो कि बच्चों सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड। सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड मतलब उपनिवेश काल के स्रोत, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड। इसके बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप लोग जान लें कि इसमें हम लोग को बहुत सारी जो बातें हैं बच्चों, उन्हें हम लोग को पता है बच्चों। तो स्टार्ट करने से बच्चों पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है कॉलोनियल पीरियड के स्रोत। कॉलोनियल पीरियड के स्रोत, कॉलोनियल पीरियड के स्रोत, कॉलोनियल पीरियड के स्रोत, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड के स्रोत बच्चों जान लें, किसी भी ऐतिहासिक अवधि के बारे में लिखने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। इतिहास को लिखने के बाद लोगों के साथ क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों अगर आप लोग को किसी भी ऐतिहासिक अवधि के बारे में लिखनी है तो आप लोग के पास जो बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी इतिहास के घटनाओं के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लोग के पास कुछ कंटेंट होनी चाहिए, जो कि आपके पास रहनी चाहिए, जिसके बलबूते पे आप लोग वो इतिहास को लिख सकेंगे जो पुरानी घटनाओं में घटी थी, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ स्रोत होना चाहिए ताकि आप लोग लिख सकें कि आखिर उनमें क्या पुरानी घटनाओं में, जो पुरानी इतिहास में, मतलब पहले के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों लिख भी लेते हैं तो आप लोग को एक दूसरे लोगों से क्रॉस चेकिंग, मतलब आपको उनसे चेकिंग, आपका उनको चेकिंग, मतलब आप अपना पेपर उन्हें दीजिए, उनका पेपर आप लीजिए, ये होता है क्रॉस चेकिंग। बच्चों क्रॉस चेकिंग करवा लीजिए, क्योंकि बच्चों ऐसा करवाने से क्या होता है, अगर आप में कोई गलती है तो वो सुधार देगा, अगर उसमें कोई गलती है तो आप सुधार देंगे। इस तरह से बच्चों, ठीक है, जो चेकिंग होती है बच्चों सोर्सेज ऑफ कॉलोनियल पीरियड, मतलब कॉलोनियल पीरियड के सब स्रोत हैं, मतलब कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या घटनाएं हुई थी उन्हें लिखने के लिए हम लोग के पास स्रोत होने चाहिए, ताकि हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं, सही लिखे रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं 12 पॉइंट नंबर 12 के ऊपर, पूर्व औपनिवेशिक। पूर्व औपनिवेशिक, ठीक है बच्चों। तो इसके बात करते हैं बच्चों पूर्व औपनिवेशिक। पूर्व औपनिवेशिक पे हम लोग बात करेंगे बच्चों। पूर्व औपनिवेशिक पे हम लोग बच्चों बात करते हैं, ठीक है। मगर स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्री कॉलोनियल अचीव, प्री कॉलोनियल पूर्व औपनिवेशिक, प्री कॉलोनियल, ठीक है, पूर्व औपनिवेशिक। पूर्व औपनिवेशिक
बच्चों अभिलेखगार प्राचीन समय के दौरान जो अभिलेखकार थे बच्चों, वो प्राचीन समय के दौरान हिंदू राजाओं को लिखित रिकॉर्ड रखने की कला नहीं थी। मतलब बच्चों पहले के राजाओं के पास लिखने की जो कला थी बच्चों, वो नहीं थी बच्चों। ये नहीं क्यों थी बच्चों? क्योंकि उन लोगों के पास पेपर नहीं था, लिखने के लिए पेपर उस वक्त नहीं था बच्चों। तो वे लोग जो घटनाएं घटती थी उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। रिकॉर्ड करने का मतलब बच्चों वो लोग उसे राइट नहीं कर सकते थे ताकि ये संभाल के रखा जा सके। ठीक है, आदेश दिए गए थे और युद्ध में जीत के रिकॉर्ड रखे गए थे। फिर उन्होंने आदेश दिया कि कहीं से इस रिकॉर्ड को तैयार करो, इसे लिखा जाए, लिख करके इसे तैयार किया जाए बच्चों। तो फिर इसे लिखा जाने लगा बच्चों। लेखन कठिन था क्योंकि उस समय कोई पेपर नहीं था। लेखन भले ही कठिन था बच्चों, लेकिन लिखा गया। जरूरी नहीं बच्चों सिर्फ पेपर पे ही लिखा जाए, अलग अलग चीजों पर भी लिखा जा सकता है। उन्होंने उसी तरह से लिख करके अपना तैयार किया बच्चों। अपना जो लिखित रिकॉर्ड था बच्चों, उन्होंने अपना तैयार किया। ठीक है, पूर्व औपनिवेशिक में हम लोग आपको आते हैं बच्चों 30 पॉइंट नंबर 30 में क्या है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, प्रशासनिक रिकॉर्ड, प्रशासनिक रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं बच्चों। रिकॉर्ड्स कार्यालय के रिकॉर्ड या विभिन्न स्तरों पर सरकारी एजेंसी के दस्तावेज उस समय की घटनाओं के सबसे बड़े सबूत थे बच्चों, महत्वपूर्ण स्रोत थे। मतलब बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मतलब बच्चों ये बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कि पहले की घटनाओं में हुई थी। उन घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया था, मतलब लिखा गया था, लिख करके रखा गया था बच्चों, क्योंकि यही सबूत थी कि पहले ये सब इतिहास में ये सब घटनाएं भी घट चुकी हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने नए पॉइंट के ऊपर 14, जिसका नाम है ड्रॉबैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ड्रॉबैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ड्रॉबैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। क्रिएटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, प्रशासनिक रिकॉर्ड की कमियां। प्रशासनिक रिकॉर्ड की कमियां। प्रशासनिक रिकॉर्ड की कमियां बच्चों, प्रशासनिक रिकॉर्ड की कमियां यही थी कि बच्चों इनका जो कॉपी हो सकता था बच्चों, मतलब इनका जो रिकॉर्ड केवल एक तस्वीर दे सकता था। मतलब बच्चों जो रिकॉर्ड किया था वो सिर्फ एक ही तस्वीर था बच्चों, मतलब अलग अलग तरह के बहुत जगह पे नहीं लिखा गया था, सिर्फ एक ही जगह पे लिखा गया था बच्चों, जो कि बुरी बात थी। अगर वो खो जाएगा तो फिर हम लोग के पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, जबकि 5-6 रिकॉर्ड रहनी चाहिए थी ताकि अगर एक खो भी जाए तो हम लोग के पास रिकॉर्ड रहे। यही थी बच्चों इनकी ड्रॉबैक्स, मतलब इनकी यही कमी थी बच्चों कि एक ही इन लोगों के पास जो थी क्या थी बच्चों? तस्वीर, मतलब इन लोगों के पास तस्वीर सिर्फ एक ही थी, बस यही इन लोगों की कमी थी। ठीक है, उसमें हम लोग चाहते हैं अपना 15 पॉइंट नंबर 15 थे बच्चों नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया मतलब बच्चों भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय।
बच्चों दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली का, वो इतिहासकारों और पुरातत्ववादों के लिए जानकारी का एक समृद्ध स्रोत है। मतलब बच्चों वहाँ के म्यूजियम में बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी इतिहासकारों के बारे में दी हुई है, बातें दी हुई है कि आखिर इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई थी और कौन कैसे कैसे तरह के इतिहासकार थे बच्चों, उनके बारे में भी दिया हुआ है। मतलब उस म्यूजियम में, उस संग्रहालय में बहुत सारी रिकॉर्ड्स रखी गई हैं, ठीक है। यही है बच्चों नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली में जो रिकॉर्ड है वही है। जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के नेशनल म्यूजियम मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, वो है दिल्ली में है बच्चों, जिसमें कि बहुत सारी रिकॉर्ड्स है बच्चों, किसके बारे में, इतिहासकारों के बारे में। अब हम आते हैं बच्चों अपने 16 पॉइंट नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण का महत्व। सर्वेक्षण का महत्व। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग अपने इसके ऊपर, जिसका नाम है सर्वेक्षण का महत्व। इसके ऊपर बच्चों हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण का महत्व के ऊपर। 19वीं शताब्दी तक पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया। बच्चों 19वीं शताब्दी में हम लोग को सर्वेक्षण, हम लोग नहीं बच्चों, उन लोगों को जो 19वीं शताब्दी में थे उनको सर्वेक्षण करना पड़ा। ऐसे ही मतलब घूम करके पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, तभी हम लोग एक मैप को, एक मानचित्र को, एक नक्शे को बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व और जंगलों के लिए सर्वेक्षण भी किया गया। मतलब बच्चों वनस्पति विज्ञान के लिए और जंगलों के लिए बहुत जगह जाकर के सर्वेक्षण करना पड़ा, ताकि हम लोग उन्हें मानचित्र में, नक्शे में दर्शा सकें। अंग्रेजों ने भारत में पहली जनगणना सर्वेक्षण शुरू किया और 1871 में इसे पूरा किया गया। मतलब बच्चों सबसे पहले जो सर्वेक्षण हुआ पॉपुलेशन का, जनसंख्या का सर्वेक्षण जो हुआ बच्चों, सबसे पहले कौन किया बच्चों, अंग्रेजों ने सबसे पहले जनसंख्या का सर्वेक्षण किया। और कब किया बच्चों, 1871, मतलब बच्चों 1871 में। उस दिन के बाद से बच्चों हर 10 साल पे एक बार सर्वेक्षण किया जाता है बच्चों, लगातार उस दिन के बाद से हर 10 साल पे सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसका बच्चों हम लोग आते हैं अपने 17.8 ऊपर, 17.8 ऊपर। सेवेंटीन पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना 17 पॉइंट, जो कि है न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस मटेरियल्स। न्यूज़पेपर्स, पेपर्स एंड प्रेस मटेरियल, प्रेस मटेरियल्स, ठीक है। समाचार पत्र और प्रेस सामग्री, और प्रेस सामग्री, समाचार पत्र और प्रेस सामग्री। तो आइए बच्चों हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, समाचार पत्र और प्रेस सामग्री के ऊपर। बच्चों अखबार और प्रेस ने औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब बच्चों समाचार और प्रेस ने औपनिवेशिक काल के दौरान एक प्रमुख, मतलब बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि बच्चों ये लोग अपने घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं होती बच्चों उनके बारे में ये लोग बताते हैं, जो कि सही बात है, अच्छी बात है। विशेष रूप से भारतीय नेताओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध को फैलाने में।
मतलब बच्चों भारतीय नेताओं के द्वारा जो अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था उसे ये लोग फैलाते थे कि जो भारतीय नेता है वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। इस चीज को पूरी देश में पूरी दुनिया में फैलाया जाता था बच्चों। और ये फैलाने का कार्य इसका होता था बच्चों न्यूज़पेपर का, मतलब समाचार पत्र का और प्रेस मटेरियल का। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर साहित्य, लिटरेचर साहित्य के ऊपर बच्चों हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ये लेसन। ठीक है, साहित्य, ये हम लोग का बच्चों लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें है बच्चों क्या दिया हुआ है, इसमें है भारतीय संस्कृति का अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र था जिसने कई यूरोपीय विद्वानों को आकर्षित किया। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने टिप्पणी की हमारा अपना इतिहास होना चाहिए। मतलब बच्चों जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे बच्चों, उन्होंने एक टिप्पणी की हमारा अपना इतिहास होना चाहिए और उस पर उन्होंने एक साहित्य बनाया। ठीक है, एक लिटरेचर। ठीक है, इसे बहुत देशों में मतलब सभी जगह पे फैलाया गया। भारतीय संस्कृति का अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र था जिसने कई यूरोपीय विद्वानों को आकर्षित किया। ये साहित्य से बच्चों बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया जाता था ताकि हम लोग को आज़ादी मिले। ठीक है, ये सब जितनी भी चीजें हो रही थी बच्चों सब आज़ादी के लिए हो रही थी बच्चों। किससे आज़ादी के लिए? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए। तो साहित्य ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक ऐसी बात बोली, उन्होंने अपना क्या बताया बच्चों, उन्होंने बोला कि एक टिप्पणी की बच्चों। उस टिप्पणी का क्या नाम था बच्चों? हमारा अपना इतिहास होना चाहिए। ठीक है, यही थे बच्चों आप लोग का ये अपना पूरा लेसन आप लोग ये समझ चुके होंगे। और बाकी आप लोग बच्चों अपने बुक को पढ़ें। अगर आप लोग को मोर इन्फॉर्मेशन ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने बुक को पढ़े बच्चों, उसके में ठीक है आप लोग को अपना ज्यादा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इस लेसन को खत्म करते हैं। आप लोग कुछ होमवर्क है बच्चों, उसे आपको राइट कर लें। तो होमवर्क है बच्चों आप लोग को टिक द ऑब्जेक्टिव्स और टिक द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को बच्चों आप लोग को टिक लगाना है अपने बुक में और ऑब्जेक्टिव को भी बच्चों अपने बुक में टिक लगाना है। ये लेसन आप लोग को बच्चों यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।